हेलो स्टूडेंट, मैं राकेश शर्मा आपका केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। बच्चों, अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम के अपन ने दो केस डिस्कस किए थे। पहला था वाष्पशील विलयुक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। सेकंड था बेटा अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। ठीक बेटा, अपन ने जब लास्ट क्लास ख़त्म की थी तो अपने पास एक सूत्र आया था अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए x20 बराबर PA0 माइनस PT अपॉन PA0। और मैंने उसको परिभाषित किया था कि विलय की मोल भिन्न वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के बराबर होती है। इस आपेक्षिक को आप सापेक्षिक भी बोल सकते हो। ठीक है बेटा। अब एक जो शब्द है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वो बेटा अपना आज का टॉपिक है। हम डिस्कस करेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बेटा राउल्ट का नियम एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, लगभग हमेशा इससे क्वेश्चन जरूर पुटअप होता है एग्जाम में। तो राउल्ट का नियम अपन ध्यान से पढ़ेंगे और आप इसको ध्यान से समझना। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अब बेटा तुम जानते हो विलयन में दो घटक होते हैं, विलायक और विलय। बेटा ये पात्र है, इस पात्र में विलायक भरा हुआ है। ठीक है बेटा, अभी केवल विलायक है शुद्ध अवस्था में। बेटा ध्यान समझना, ये टॉपिक अपने पास आगे भी आएगा। अनुसंख्यक गुणधर्म का टॉपिक आएगा, तो उसमें ये पहला टॉपिक आएगा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है बेटा, तो इस पात्र में विलायक भरा हुआ है जो शुद्ध अवस्था में बेटा विलय अनुपस्थित है इसके अंदर। अब बेटा जब आप इसको हीट करोगे तो विलायक के अणु वाष्प में बदलेंगे और द्रव की सतह पर दाब आरोपित करेंगे, जिसे बोलते हैं वाष्प दाब। ठीक है बच्चों, तो ये कोई कंडीशन है, आपने पात्र में विलायक भरा, गर्म करने पर दाब उत्पन्न हुआ, वो दाब है विलायक का वाष्प दाब PA। ठीक है बेटा, PA। अब जैसे आप इसमें इस विलायक में विलय ऐड करोगे बेटा, ये जो गोल गोल डॉट डॉट पार्टिकल है वो अवाष्पशील विलय को डिनोट कर रहे हैं। ये है बेटा विलयन। पहले आपके पास पात्र में विलायक भरा हुआ था केवल, इस बार मैंने विलय को मिला दिया तो बन गया विलयन। लेकिन जो विलय है वो है अवाष्पशील। जो मैंने मिलाया विलय वो है अवाष्पशील। ठीक है बेटा। अब जो दाब आएगा बेटा, यहाँ पर विलय अवाष्पशील है, उसका दाब नहीं होगा, तो यहाँ पर दाब विलायक का आएगा। लेकिन यहाँ पर जो दाब आएगा विलयन का वो पहले की तुलना में, मतलब विलायक की तुलना में कम आएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, विलय को मिलाने पर बन गया विलयन। अब जो विलयन का वाष्प दाब आएगा वो विलायक की तुलना में कम आएगा। बेटा लिखा हुआ अवनमन, मतलब विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलायक का वाष्प दाब पहले की तुलना में कम हो जाता है। या फिर अपन ऐसे बोल दे, शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब विलायक की तुलना में कम होता है या कम हो जाता है। ठीक है बेटा, कम क्यों हो जाएगा? बेटा हमेशा द्रव की सतह पर द्रव के अणु वाष्प में बदलते हैं और दाब लगाते हैं, प्लस सतह के ऊपर जो सतह पर अणु उपस्थित होते हैं उन पर वाष्प द्वारा दाब लगता है, उसे बोलते हैं वाष्प दाब।
जब पात्र में केवल विलायक था और तो उस समय वाष्पीय अणुओं को द्रव की सतह पर दाब लगाने के लिए ज़्यादा जगह मिल रही थी, मतलब अधिक अणु द्रव की सतह पर दाब लगा रहे थे। अधिक द्रव के अणु वाष्प में बदलकर द्रव की सतह पर दाब उत्पन्न कर रहे थे। लेकिन बेटा जब आपने अवाष्पशील विलेय मिला दिया जो वाष्प में नहीं बदलता है, लेकिन वह अणु द्रव की सतह में कुछ स्थान घेरेंगे, मतलब द्रव की सतह को कुछ घेर लेते हैं, मतलब द्रव की सतह का कुछ स्थान ग्रहण कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, द्रव की सतह पर दाब लगाने के लिए अणु की संख्या कम हो जाती है। ठीक है बेटा, यहाँ पर जो दाब लग रहा है वो ज़्यादा अणु द्वारा लग रहा है, यहाँ पर जो दाब लगेगा, यहाँ पर जो दाब लगेगा वह कम अणु द्वारा लगेगा, क्योंकि कुछ एरिया, कुछ सतह विलेय के अणु द्वारा घेर ली जाती है, मतलब कुछ स्थान कम हो जाता है द्रव की सतह पर विलेय मिलाने पर। तो जो वाष्प दाब आएगा वो विलायक की तुलना में कम आएगा। तो अपन बोल सकते हैं विलयन का वाष्प दाब विलायक की तुलना में कम होता है। बेटा लिखा हुआ अवनमन, बेटा अवनमन डिनोट करता है कमी को। ठीक है बेटा, तो जब भी आप किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे तो जो विलयन का वाष्प दाब आएगा वो विलायक की तुलना में हमेशा कम होगा। ठीक है बेटा, तो सूत्र होगा बेटा विलायक का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है बेटा, मैं पहले बता रहा हूँ आपको अवनमन क्या होता है। तो अवनमन ज्ञात करेंगे डेल पी, दाब का अंतर ज्ञात करेंगे तो डेल पी बराबर पी ए नोट माइनस पी। ठीक है बेटा, हमेशा जो मान बढ़ा हुआ था उसको पहले लिखेंगे, तो डेल पी बराबर पी ए नोट माइनस पी। पी ए नोट है बेटा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। पी है, इसको आप टी भी कर सकते हो, टोटल पी है या पीटी है विलयन का वाष्प दाब, और डेल पी है बेटा वाष्प दाब अवनमन, वाष्प दाब अवनमन। ठीक है बेटा, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब किसी शुद्ध विलायक में आप अवाष्पशील विलेय मिलाते हो तो विलयन का जो वाष्प दाब आएगा वो विलायक की तुलना में कम होगा, मतलब वाष्प दाब कम हो जाता है विलेय को मिलाने पर, तो अवनमन बोला जाता है। ठीक है, तो सूत्र होगा डेल पी बराबर पी ए नोट माइनस पी टी। पी ए नोट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पी टी है विलयन का वाष्प दाब। ठीक है बेटा, इसको आप नोट कर सकते हो। अपन आगे पढ़ेंगे आपेक्षिक अवनमन। ठीक है बेटा, अब आपेक्षिक अवनमन पढ़ेंगे तो आपेक्षिक से मतलब समझ में आ रहा, आप तुलना करोगे, पहले के मान की तुलना करोगे। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो जब आप वाष्प दाब अवनमन में प्रारंभिक वाष्प दाब मतलब विलायक के वाष्प दाब का भाग लगा देते हो, डिवाइड कर देते हो, तो जो वाष्प दाब आएगा वो होगा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है बेटा, तो डेल पी बराबर अपॉन ठीक है बेटा, वाष्प दाब अवनमन में आप भाग लगाओगे शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का, तो जो आपके पास सूत्र बनेगा वो होगा विलायक वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है बेटा, या इसको ऐसे बोल सकते हैं परिभाषा में, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर पी ए नोट माइनस पी टी अपॉन पी ए नोट। तो परिभाषा हो जाएगी बेटा, वाष्प दाब अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात, वाष्प दाब अवनमन तथा
शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात कहलाता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है बेटा, क्लियर? ठीक है बेटा, तो नोट कर सकते हो इसको आप। अब बट आगे पढ़ते हैं अपन। राउल्ट के अनुसार विलियन के प्रकार। ठीक है बेटा, अपना अगला टॉपिक है राउल्ट के अनुसार विलियन के प्रकार। बेटा राउल्ट के अनुसार विलियन दो प्रकार के हो सकते हैं, आदर्श विलियन और अगला है अनादर्श विलियन। इसे बोलते बेटा इंग्लिश में आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, तो दो प्रकार के विलियन है, आदर्श और अनादर्श विलियन। बेटा अपन स्टार्ट करेंगे पहले आदर्श विलियन, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं आदर्श विलियन। ठीक है बेटा, बेटा आदर्श विलियन की परिभाषा होगी वे विलियन जो सभी ताप एवं सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम की पालना करते हैं। ठीक है बेटा, वे विलियन जो सभी ताप एवं सांद्रताओं पर राउल्ट नियम की पालना करते हैं। राउल्ट नियम कहलाता वो आदर्श विलियन कहलाता है। वे विलियन जो सभी ताप एवं सांद्रताओं पर राउल्ट नियम की पालना करते हैं कहलाता है आदर्श विलियन। अपन बात करें आदर्श विलियन की शर्तें, क्या कंडीशन है कि तब विलियन आदर्श होगा, तो आदर्श विलियन की शर्तें। ठीक है बेटा, पहली शर्त है ये राउल्ट नियम की पालना करते हैं, राउल्ट नियम की पालना करते हैं। मतलब जो टोटल दाब आएगा वो विलायक के वाष्प दाब और विलेय के वाष्प दाब की ओके बराबर होगा, Pt बराबर Pa प्लस Pb, मतलब मान इक्वल होगा आदर्श कंडीशन में। ठीक है बेटा, दूसरी कंडीशन है विलियन का आयतन, विलियन का आयतन विलायक एवं विलेय के आयतन के योग के बराबर होता है। मतलब जो आयतन परिवर्तन है, आयतन परिवर्तन शून्य होता है, डेल V बराबर 0। ठीक है बेटा, मतलब आयतन जितना पहले था उतना बाद में होता है, मतलब आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो डेल V बराबर 0, आयतन परिवर्तन शून्य होता है। ठीक है बेटा, तीसरी कंडीशन है जब आप विलायक में विलेय ऐड करते हो तो न तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है न ऊष्मा का अवशोषण होता है,
मतलब ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, जिसे बोलते हैं अपन एंथैल्पी। तो एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है। ठीक है बेटा, तो अपन लिख देंगे एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है, अर्थात डेल एच इक्वल 0, मतलब एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होगा। अब परिवर्तन से क्या मतलब है, जब आप परिवर्तन ज्ञात करोगे तो अंतिम एंथैल्पी माइनस प्रारंभिक एंथैल्पी एच एफ माइनस एच आई, मतलब दोनों को घटाने पर जो अंतर आएगा वो बराबर होगा, मतलब आयतन एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होगा। ठीक है बेटा, जो एंथैल्पी प्रारंभ में थी वही अंत में रहेगी, तो दोनों का अंतर शून्य आएगा। ठीक है बेटा, तो तीसरी शर्त है एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है। ठीक है बेटा, पहली शर्त है ये राउल्ट नियम की पालना करते हैं, मतलब टी बराबर पी ए प्लस पी बी, मतलब दोनों का वाष्प दाब का योग टोटल वाष्प दाब के बराबर होगा, इक्वल। अगला है विलयन का आयतन, विलायक और विलेय का आयतन के योग के बराबर होता है, मतलब आयतन परिवर्तन शून्य होता है। ठीक है बेटा, आयतन में कोई चेंज नहीं होता है। तीसरी कंडीशन है एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है, जो एंथैल्पी प्रारंभ में थी वो एंथैल्पी अंत में होती है, तो दोनों का अंतर शून्य के बराबर होगा। ठीक है बेटा, तो ये 3 कंडीशन है, इनको आप नोट कर सकते हो। आगे अगली कंडीशन पढ़ेंगे अपन, अगली शर्त पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, नोट कर लिया। बड़ा फोर्थ कंडीशन है बच्चों, अगली शर्त है फोर्थ कंडीशन है। अपन आदर्श विलयन के लिए शर्तें पढ़ रहे हैं। फोर्थ शर्त है बेटा, विलायक और विलेय के अणुओं के मध्य जो अंतरा आणविक बल आकर्षण बल होता है या जो सहसंजक बल होता है वह या उसका परिणाम विलायक सहसंजक बल, मतलब विलायक अणुओं के मध्य जो अंतरा आणविक फोर्स कार्य कर रहा है वह एवं या बी और बी, मतलब विलेय सहसंजक बल के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब है विलयन में विलायक एवं विलेय सहसंजक बल का परिणाम विलायक एवं विलेय सहसंजक बल के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, आदर्श कंडीशन में जो विलायक एवं विलेय के अणुओं के मध्य जो फोर्स कार्य करता है वो विलायक एवं विलेय के अणुओं के मध्य लगने वाले फोर्स के बिल्कुल इक्वल होता है, बराबर होता है। ये बेटा फोर्थ कंडीशन है। लास्ट कंडीशन है फिफ्थ। ये कंडीशन आपको बताएगी एग्जाम्पल, मतलब इस विलयन में किस प्रकार के एग्जाम्पल आएंगे। अब बेटा एग्जाम्पल 2 के फॉर्म में आएंगे क्योंकि विलयन है, विलयन बनता है विलायक और विलेय से, तो एग्जाम्पल में 2 पदार्थ आएंगे, एक कार्य करेगा विलायक का, एक कार्य करेगा विलेय का। तो यहाँ पर जब एग्जाम्पल लिखोगे तो एग्जाम्पल ऐसे आएंगे जो जिनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म बिल्कुल समान होते हैं, मतलब समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले पदार्थ ही मिलकर क्या बनाएंगे आदर्श विलयन। जैसे मैं लिख रहा हूँ, समान भौतिक
एवं रासायनिक गुणधर्म वाले पदार्थ आदर्श विलयन बनाते हैं। आदर्श विलयन बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आदर्श विलयन के लिए कंडीशन थी, 5 शर्तें जो आपको अच्छे से याद रखनी है, इंपॉर्टेंट भी है। 4th कंडीशन है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, विलायक और विलय के मध्य लगने वाला फोर्स विलायक विलायक या विलय विलय के फोर्स के बराबर होता है, परिणाम बराबर होता है। 5th है, समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले पदार्थ ही आदर्श विलयन बनाते हैं। जिनके रासायनिक और भौतिक गुण समान होते हैं वे पदार्थ ही मिलकर क्या बनाएंगे, आदर्श विलयन। बेटा एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो एग्जाम्पल ये 5th पॉइंट काम में आएगा। अपन जब एग्जाम्पल लिखेंगे तो दोनों पदार्थ एक ही कैटेगरी होंगे। जैसे अपन बोले एथेनॉल प्लस मेथेनॉल, दोनों एल्कोहल परिवार के मेंबर है तो इनके रासायनिक और भौतिक गुण समान होंगे, तो ये एग्जाम्पल आएगा आदर्श विलयन में। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कर लो एक बार, जैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ेंगे आदर्श विलयन के उदाहरण। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं अपन। एग्जाम्पल, बच्चों पहला एग्जाम्पल है एथेनॉल प्लस मेथेनॉल। बेटा दोनों एक ही कैटेगरी के मेंबर हैं, एल्कोहल परिवार के दोनों सदस्य हैं, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, आदर्श विलयन। ठीक है बच्चों, अगला एग्जांपल है 1 क्लोरोब्यूटेन प्लस 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है बेटा, 1 क्लोरोब्यूटेन और 1 ब्रोमो ब्यूटेन, दोनों एक ही परिवार के मेंबर है, दोनों हेलो एल्केन। बेटा ये हेलो एल्केन परिवार के दोनों सदस्य हैं, जो आपके लेसन नंबर 10 में आएगा अपने। ठीक है बच्चों, हेलो एल्केन हेलो एरीन, 2 टॉपिक है लेसन नंबर 10 में जो अपने आगे आएगा आगे। तो ये दोनों मेंबर हेलो एल्केन के हैं, तो हेलोजन जुड़ा हुआ है, साथ में एल्केन, एन के बाद ब्यूटेन, तो दोनों मेंबर एक ही कैटेगरी के हैं, तो मिलकर बनाएंगे आदर्श विलयन। तीसरा एग्जांपल है एथिल क्लोराइड प्लस एथिल ब्रोमाइड। बेटा ये भी हेलो एल्केन कैटेगरी का एग्जांपल है। मतलब कहने का मतलब बेटा, जब दोनों पदार्थ एक ही कैटेगरी के होंगे, मतलब जिनके भौतिक और रासायनिक गुण समान होंगे, वो दोनों मिलकर बनाएंगे आदर्श विलयन। 4th एग्जांपल बेटा एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, ये दोनों एल्केन परिवार के मेंबर है बेटा, या आप बोल सकते हो हाइड्रोकार्बन, एल्केन परिवार, एन की आवाज आ रही है। 5वां एग्जांपल बेटा CCl4 प्लस SiCl4। अब बेटा ये वर्ग 14 काशी गए शंकर प्रभु, वर्ग 14 के हेलाइड है, ये भी वर्ग 14 का मेंबर है, ये वर्ग 14 का मेंबर है, दोनों सेम वर्ग के मेंबर है, तो हम बोलेंगे वर्ग 14 के हेलाइड या टेट्रा हेलाइड। 4 जुड़े हुए हेलाइड तो टेट्रा हेलाइड। ठीक है बच्चों, पहला एग्जांपल है एथेनॉल प्लस मेथेनॉल, दूसरा 1 क्लोरोब्यूटेन 1 ब्रोमोब्यूटेन, एथिल क्लोराइड प्लस एथिल ब्रोमाइड, एन हेक्सेन एन हेप्टेन, CCl4 प्लस SiCl4। अगला एग्जांपल है बेटा छठा क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। बेटा यहाँ पर एरोमेटिक वैल्यू आएगी बेंजीन की, तो ये होगा हेलो एरीन, ये भी अपने लेसन नंबर 10 में आएगा बेटा, हेलो एरीन। ठीक है,
ये कुछ एग्जाम्पल है जो आदर्श विलेन को शो करते हैं, तो आपको अच्छे से इनके एग्जाम्पल याद रखना है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं आदर्श विलेन के उदाहरण लिखिए, तो आपको इन 6 में से कोई से भी एग्जाम्पल लिखने हैं। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट कर सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद अपन पढ़ेंगे आदर्श विलेन के लिए वाष्प दाब और मोल विलेन के मध्य ग्राफ। ठीक है बच्चों, बड़ा ग्राफ खींचेंगे अपन आदर्श विलेन के लिए। आदर्श विलेन के लिए वाष्प दाब एवं मोल विलेन के मध्य ग्राफ। बेटा अपने पहले भी ग्राफ, पिछले वीडियो में ग्राफ बनाया था राउल्ट के नियम में वाष्पशील घटकों के लिए। ठीक है बेटा, जहाँ पर दोनों घटक वाष्पशील थे, तो वो ग्राफ जो बना था और यहाँ जो ग्राफ बनेगा दोनों सेम ग्राफ है, क्योंकि यहाँ भी विलयन है, आदर्श विलयन है, विलायक और विलय के लिए दोनों के लिए ग्राफ बनेगा, तो ग्राफ वैसा ही बनेगा। देखो बच्चों, ध्यान समझना आप ग्राफ को। वैसे ही अपन 2 डायरेक्शन प्लॉट करेंगे, एक्स और वाई। बेटा एक्स पे आएगी मोल विलेन, डिनोट करते हैं एक्स से। वाई पे आएगा वाष्प दाब। ठीक है बेटा, अब बेटा अपने पास 2 घटक हैं, विलायक और विलेय, तो वाई की दोनों तरफ लाइन आएगी वाई एक्सिस में, एक शो करेगी विलायक के लिए, एक शो करेगा विलेय को, तो वाष्प दाब। ठीक है बच्चों, अपन ये मान रहे हैं शुद्ध विलायक के लिए, तो विलायक की मोल विलेन रहेगी 1, एक्स भी रहेगा 0। ये शुद्ध विलायक है तो विलायक के मोल ज़्यादा होंगे, विलेय के मोल एब्सेंट रहेंगे, विलेय नहीं है। ये शुद्ध विलेय है तो यहाँ पर कंप्लीट विलेय होगा, विलायक एब्सेंट होगा, तो माना जाएगा शुद्ध विलेय। ग्राफ प्लॉट करेंगे राउल्ट के नियम से, आप जानते हो वाष्प दाब मोल विलेन के समानुपाती होता है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से सीधी रेखा आएगी बच्चों। ऐसे विलेय के लिए सीधी रेखा आएगी बच्चों। ठीक है, अब बेटा बात करें ये ग्राफ जो अधिकतम ऊंचाई तक गया वो किसको डिनोट करेगा। बेटा मैंने पहले बताया था, आप जानते हो पी ए बराबर पी ए नोट एक्स ए और पी बी बराबर पी बी नोट और एक्स बी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर एक्स बी का मान 1 है, एक्स बी यहाँ पर है। ठीक है, तो एक्स बी का मान अब 1 पुट करोगे तो पी बी बराबर आएगा पी बी नोट। ठीक है, और एक्स का मान 0 पुट करोगे तो कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो मतलब इस रेखा पर ओनली पी बी आएगा, पी ए नहीं आएगा। यहाँ पर एक्स का मान 1 मानेंगे तो पी ए बराबर आएगा पी ए नोट, और एक्स बी 0 है, ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। मतलब दोनों बार में एक राशि बचेगी, एक राशि खत्म हो जाएगी। यहाँ देखते हैं एक्स बी का मान यहाँ पर 0 है, कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर p बराबर पी बी नोट आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो ग्राफ अधिकतम ऊंचाई तक गया वो डिनोट करेगा पी बी नोट को, इस वजह से। ठीक है बेटा, और यहाँ पर जो ग्राफ गया वो डिनोट करेगा पी ए नोट को, क्योंकि यहाँ पर विलेय अनुपस्थित है। जब दोनों कर्व को मिलाओगे तो बनेगा विलयन, और आपके पास आएगा कुल वाष्प दाब विलयन का PT। तो PT बराबर होगा बेटा PA प्लस PB। अब राउल्ट नियम पढ़ रहे हैं, पहली कंडीशन थी ये राउल्ट नियम की पालना करता है, इसलिए अपन राउल्ट के अकॉर्डिंग ग्राफ बना रहे हैं। जो टोटल दाब होगा विलायक और विलेय के वाष्प दाब की बराबर होगा। ठीक है बच्चों, अब ये जो ग्राफ हो किसको डिनोट कर रहा है, ये ग्राफ आप देखो किसको डिनोट कर रहा है, पीबी नोट को। तो जो पीबी नोट का मान है ये वाला, तो ये राशि ये मान पुट करे डिनोट करेगा पीबी के लिए, तो पीबी बराबर पीबी नोट एक्स बी। और ये जो लाइन है वो डिनोट करिए पी ए नोट को, तो होगा पी ए नोट के लिए पी ए बराबर
पी ए नॉट एक्स ए। ठीक है बच्चों, तो अपने ग्राफ खींचा आदर्श विलयन के लिए वास्तव और मोल विलयन के मध्य। ठीक है बच्चों, अपने पास दो घटक है, विलायक और विलेय। ये यहाँ पर अपन शुद्ध विलायक मान रहे हैं, तो विलाय की मोल विलयन 1 है, विलेय की मोल विलयन 0 है। ये मान रहे हैं शुद्ध विलेय, विलेय की मोल विलयन 1 है, विलाय की मोल विलयन 0 है। अब यहाँ के लिए अपन अप्लाई करें कंडीशन दोनों बार, तो यहाँ पर जब एक्स का मान 1 रखोगे तो आएगा पी ए बराबर पी ए नॉट, और जब एक्स का मान 0 रखोगे तो कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो इसलिए जो ग्राफ होगा कर्व ऊंचाई तक वो डिनोट करेगा पी ए नॉट को। यहाँ पर जब आप दोनों कंडीशन अप्लाई करोगे तो बचेगा पी बी बराबर पी बी नॉट, क्योंकि एक्स भी मान 1 है तो ग्राफ आएगा पी बी नॉट के लिए। जब दोनों को आप मिला दोगे तो आएगा टोटल विलयन, टोटल विलयन का कुल वास्तव पी टी बराबर पी ए प्लस पी बी, जो राउल्ट के अकॉर्डिंग होता है। राउल्ट बोलता है कि विलयन का कुल वास्तव विलायक और विलेय के वास्तव के योग के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, और ये ग्राफ डिनोट करा है पी बी नॉट को, तो इस रेखा पे जो दाब आएगा वो आएगा पी बी बराबर पी बी नॉट एक्स बी, और ये ग्राफ पी ए नॉट के लिए तो आएगा पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स ए। ठीक है बच्चों, तो अपने ये आदर्श विलयन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे अनादर्श विलयन और उसके प्रकार। क्योंकि बच्चों अनादर्श विलयन में जो कंडीशन अप्लाई करेंगे वहाँ पर जो पॉइंट आएगा वो बिल्कुल इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल होगा। यहाँ पर सभी पॉइंट बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनादर्श में वो पॉइंट इक्वल नहीं होते, बराबर नहीं होते, तो मान या तो कम होगा या ज़्यादा होगा। तो दो कंडीशन आएगी, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। एक बार मान 0 से बड़ा आ जाएगा, एक बार मान 0 से कम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट कर सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मिल लेंगे अगले वीडियो में अनादर्श विलयन के साथ। ठीक है बच्चों।